वेव फंक्शन से साई आई स्टार आर आई, तो इस सम में सिर्फ एक टर्म सरवाइव करेगी। हाँ, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप आई 10 ले रहे हैं, तो सिर्फ आई इक्वल टू 10 वाली टर्म सरवाइव करेगी, बाकी टर्म्स के लिए फंक्शनल डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि उन टर्म्स में साई 10 है नहीं। So here we are taking functional derivative with respect to psi I star Ri. So only the ith term will survive, and all other terms, as far as functional derivative is concerned, will give zero. So we will get answer is minus h cut square by 2m del I square, then psi I Ri. This is the term which I have written here. If I go back, this is the term which I have written here. In the same way, the second and third terms can be handled. If you go back, second term, in the second term, again, we are taking functional derivative with respect to this. So leave this, and only the ith term in the small I sum will contribute. All other terms, as far as sum over small I is concerned, will give zero. So this sum will remain capital I, and then you will get zi e square divided by ri minus capital Ri into psi ri. That is what I have written here. That is what I have written here. Okay. Now we go to the third term. Let me go back. So if we go to the third term, let us say we are taking uh, functional derivative with respect to psi 1. मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जो मैं फंक्शनल डेरिवेटिव ले रहा हूं, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहा हूं, psi 1. So now we have to see uh, how many terms are there which involve psi 1 star, which involve psi 1 star. हमें वो देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं जिनमें psi 1 है। तो आप देखिए, एक तो i इक्वल टू 1 जब हुआ, तो यहाँ पे psi 1 स्टार आर आई, और एंड देन ऑल j एक्सेप्ट j इक्वल टू 1, एक्सेप्ट j इक्वल टू 1। एक टर्म तो j होगी जिसमें psi 1 स्टार है, और एक आपका क्या होगा कि आई की वैल्यू, आई आई जैसे मैंने यहाँ क्या लिया, आई को 1 लिया, एंड जे की सारी वैल्यूज 1 को छोड़ करके, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो एक तो वो टर्म आएगी जिसमें साई 1 स्टार है, और दूसरा अब आप क्या करिए, आई सम ले लीजिए, ऑल आई सम आप सारा ले लीजिए, एंड टेक जे एज 1, टेक जे एज 1। तो जब जे 1 होगा, तो ये जो यहाँ पे जे है, यहाँ पे psi 1 स्टार आ जाएगा, यहाँ पे आपका psi 1 स्टार आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए psi 1 स्टार, एंड आई की सारी वैल्यूज 1 को छोड़ करके, आई की सारी वैल्यूज 1 को छोड़ करके, इट मींस देयर आर टू टर्म्स which involves psi 1 star, which involve psi 1 star। तो जब हम तो उन दो टर्म्स के लिए फंक्शनल डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो होगा। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं जिसमें psi 1 स्टार नहीं है, उन टर्म्स का जो फंक्शनल डेरिवेटिव है दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। सो देयर आर टू टर्म्स हियर, एज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू। हमारे पास दो टर्म्स हैं जब आप इस i और j सम को एक्सपेंड करेंगे, जिसमें psi 1 स्टार अपीयर हो रहा है, psi 1 स्टार अपीयर हो रहा है। सो देयरफॉर मान लीजिए जहां पे अब psi i स्टार अपीयर हो रहा है, हम जो फंक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, psi i स्टार आर आई। तो एक टर्म तो ये है, तो इसको छोड़ दीजिए, and whatever is left, that is your functional derivative।
आपका आर आई का इंटीग्रल आपको छोड़ना होगा और एक इंटीग्रल रह जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ई स्क्वायर बाई टू, आपका जे वाला इंटीग्रल यानी डी आर जे वाला इंटीग्रल इक्वल इसका जो इंटीग्रेंड होगा क्या होगा, इसको छोड़ना है हमें जिसके विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो बाकी सारी टर्म्स आ जाएगी एज इट इज। साई जे स्टार आर जे 1/ri - rj, साई आई आर आई, साई जे आर जे, एंड ये साई जे आर जे और जे वाला साई जे स्टार आर जे, इट विल गिव यू साई जे आर जे मॉडुलस स्क्वायर। That is what, as you can see, I have written here. Psi j rj modulus square ri minus rj drj, and last term, this psi I ri as it is. Psi I r it is as it is. So this is, as I said, there are two terms, similar terms, which will involve psi आई स्टार। दूसरी टर्म कौन सी होगी, जे वाली, जब जे इक्वल टू आई, जब जे का वैल्यू, जे का जो इंडेक्स है इसका, इस वेरिएबल का वैल्यू आई के बराबर होगा, तो जे वाला आई जो है उसके बराबर नहीं हो सकता, तो आई नॉट इक्वल टू जे। तो जहां से भी एक ऐसी ही टर्म आएगी, तो इसलिए एक्चुअली इसमें ई स्क्वायर बाई टू है, जब दो टर्म्स आएंगी वो दोनों सेम है, तो इसका इस टर्म का ट्वाइस हो जाएगा। तो आप देखेंगे इधर आंसर में टू का फैक्टर आपका नहीं है, क्योंकि देर आर टू टर्म्स which give the same value of the functional derivative. Okay, so and then on the right hand side we take this term to the right hand side, epsilon I psi I ri. So if you compare, so in fact, if you compare this equation number 12 with the Hartree equations which we have earlier developed by using a simple physical argument, these equations are the same. These equations are the same, क्योंकि इस इक्वेशन का, इसमें क्या है, उन्होंने फंक्शनल डेरिवेटिव लिया that with respect to a particular psi I, but this relation is true for I varying from 1 to n, यानी ये जो रिलेशन हमने लिखा है, आप साई 1 के साथ डेरिवेटिव ले तब भी ट्रू है, साई 2 के साथ ले तब भी ट्रू है। दैट इज हियर I is from 1 to n, therefore this equation which I have written, in fact it represents a set of n number of equations. Set of as means as the number of electrons, as equations हमने यहां पे लिखी हैं, ये एक इक्वेशन नहीं है। Equation 12 represents a set of as many equations as the number of electrons in the system. And if you compare, so here I should say that I varies from 1 to n. 1 to n, we have n number of equations. So if you compare these equations with the equations which we have developed earlier, these equations are the same. So these are the Hartree equations, provided the only thing is, provided epsilon I is the energy of independent electron orbital. अगर हम जे प्रूव कर सकें, प्रोवाइडेड कि जो एप्सिलॉन आई है जहां पे, जे क्या है, एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का अगर एप्सिलॉन आई एनर्जी है तो हम ये कहेंगे, क्योंकि बाकी टर्म्स आप देखें, अगर मैं पीछे जाता हूं, जो हार्ट्री इक्वेशंस हमने लिखी थी उसका स्ट्रक्चर देखिए यही था, ये दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 ऑपरेटिंग ऑन साई आई आर आई प्लस यू आई एन आर, तो हमारा भी सेकंड टर्म वही है, और थर्ड टर्म जिसको हमने हार्ट्री टर्म कहेंगे अभी, it is the same, it is the same as the term which we are getting here. Yes, this one is the same. So hence we have now derived the Hartree equations in a more rigorous way, in a more rigorous way. हमने कोई फिजिकल आर्गुमेंट डायरेक्ट नहीं यूज किया, हमने क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिंपल जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है
उसको यूज किया। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम साई आई आर आई निकाल सकते हैं। यानी साई आई आर आई क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो कि हमने यहाँ पे ट्रायल फंक्शन में लिखे थे। ये वापस जा रहा हूं मैं, साई आई आर आई, यानी कि हम ये साई वन आर वन, साई टू आर टू, साई एन आर एन, we can find out by solving the set of Hartree equations numerically in a self consistent manner। तो यानी कि जो हमने ट्रायल फंक्शन सेलेक्ट किया था उसमें अननोन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस थे उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहां से? बाय यूजिंग by solving the set of Hartree equations, and hence we know the n electron wave function, and hence we know the n electron wave function. And if we know the n electron wave function, we know everything about the system. What quantum mechanics allows us. What quantum mechanics allows us. We can find out the ground state energy. We can find out the ground state energy of the system. We can find out the ground state energy of the system. Now, these equations can be rewritten in a more compact way because, in fact, this equation has the structure of, अगर आपका जो equation 12 है, इसका स्ट्रक्चर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का है। यानी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो पहला टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, minus h cross square by 2m del 2 ओके, प्लस सेकेंड टर्म आप देखेंगे इट इज द potential energy of the single electron in the periodic potential of ions, in the periodic potential of ions with an ion having a charge of Zi into E। तो सेकेंड टर्म आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका पोटेंशियल एनर्जी है इन द ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद the system of ions, and that therefore I have written as u ion r, और आपका जो थर्ड टर्म है आप देखेंगे, जो आपका थर्ड टर्म है वो क्या है, आप इसको दोबारा से देखें। थर्ड टर्म इज आपका एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज माइनस ई है एंड दैट इज इंटरेक्टिंग with a continuous charge distribution, for which the density, number density is just this J sum। सिर्फ जो रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दीजिए एंड देन यू टेक अप द टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी due to all electrons at the location Rj, and then you take this separation between the electron under reference and the continuous charge distribution at the point Rj, and then you integrate over Rj। so this third term is the Hartree term, जो कि पहले हमने एक continuous charge distribution लेके directly by hand लिखी थी। So third term is the Hartree term. That's what has been written here. UHR, psi IR, epsilon I, psi IR. Now, if you compare this equation, you see this equation is clearly the same, which we have earlier developed by using a simple physical argument. So where U ion R is this and UHR is this. Okay. And this equation, this UHR, in fact, strictly, clearly, as you can see, J is not equal to I। ये पॉइंट हमने पहले भी कहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स के कारण है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो हम वो जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने वर्कआउट करना है उसमें जिस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हम ले रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के कारण से जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है छोड़ना है। So that is the meaning of here J not equal to I। However,
in a bulk system, the total number of electrons जो हैं in the bulk system is very large. That is 10^23, of the order of 10^23 Avogadro's number. So therefore, as far as a bulk system is concerned, we can include the contribution of that term. We can include the contribution of that term as far as this Hartree potential is concerned. So therefore, we can write this as approximately as E square. I have now included the term J equal to I. So if I include the term J equal to I, and I can perform this sum, I can perform this sum. Okay. So this is just the position probability density at point r prime, and then you take sum over all the electrons. That gives me total position probability density. So this total position probability density is nothing but the number density at point r prime. So now I have replaced this J sum, this thing, as nr prime. At the same time, I have used here a sign of approximation. That means it is not exact. Exact thing is J is not equal to I, but approximately I can write it in this way. This approximation is justified because the total number of electrons in the system is huge, is of the order of Avogadro's number. Okay, so basically therefore we arrive at the same result जो कि पहले हमने एक फिजिकल आर्गुमेंट यूज करके लिखा था, परंतु अब हमने इसको वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज करके डिराइव किया है. Okay, so now let me come to the question which was asked by one student about the solution of the set of these Hartree equations. Set of Hartree equations. तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ that the Hartree equation has the same mathematical structure as that of Schrödinger-Wave equation in independent electron approximation. जो आपका independent electron approximation थी. Independent electron approximation क्या थी कि सॉलिड के अंदर जो हर इलेक्ट्रॉन है उसका जो मोशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स. तो हर इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स. तो आप जो आपका इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन है तो उसके अंदर ये टर्म नहीं थी, थर्ड टर्म UHR, हार्ट्री टर्म, इसको हमने हार्ट्री टर्म कहा. हार्ट्री पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो ये टर्म नहीं थी, परंतु आप ये टर्म देखें, इस टर्म का जो स्ट्रक्चर है मैथमेटिकली, इसका स्ट्रक्चर जैसे आपका U आयन है, ये भी एक R पे डिपेंड कर रहा था. ये आपका जो हार्ट्री पोटेंशियल है वो भी आपका R पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इधर आपका R प्राइम तो इंटीग्रेट हो गया, R प्राइम तो इंटीग्रेट हो गया. तो कहने का मतलब ये है, however this term UHR arises due to electron interactions. So therefore I can say कि आपका जो हार्ट्री इक्वेशन है उसका जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, it has the mathematical structure of single particle Schrödinger wave equation. परंतु अब जो पार्टिकल है, अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, that is experiencing the potential of the ions as well as an average potential resulting due to its interaction with all other electrons, and this potential is the same for each electron in the system. ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, पहले वाला है, दूसरे वाला है, तीसरे वाला है, उसके लिए ये पोटेंशियल सेम है. तो जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है आपका हार्ट्री इक्वेशन का वो सेम है, जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है. परंतु इस इक्वेशन में आपका जो एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के कारण, उसको हमने उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन जहां पे है, ओके. So certainly we have gone beyond
इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन। ऑफ कोर्स आई विल मेक कमेंट कि अभी हमने जो हार्ट्री जो जो जहाँ पे हमारा अप्रोच है उसमें हमने छोड़ा क्या है, हमने निगलेक्ट किया है। स्टिल ये हार्ट्री अप्रोच एग्जैक्ट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस का इफेक्ट एग्जैक्टली ट्रीट कर लिया। अभी हम देखेंगे हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का इफेक्ट इंक्लूड किया तो है, परंतु उसको हमने अप्रॉक्सीमेटली उस इफेक्ट को हमने इंक्लूड किया है, ये बात हम देखेंगे अभी। परंतु उससे पहले आई गो बैक टू दैट फ्लो चार्ट जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, दैट हाउ डू वी सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन सेम है जो जहाँ लिखी हुई है, ये वाली। तो हम इस इक्वेशन को अगर देखेंगे, मैं इधर वापस आता हूँ, यस जहाँ पे देखेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें ये पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, यू आई एन आर, ठीक है। यू आई एन आर यहां से निकलाएगा, यू आई एन आर वी नो, यू इट इज ए periodic potential, it is a periodic potential, so this potential is known to us, okay। Now we should note this potential UHR। let us see UHR हमारे पास कहाँ है, ये लिखा हुआ है। UHR हमें तब पता लगेगा अगर हम जे सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स अगर हमें मालूम हो, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हमें मालूम हो, देन वी नो यूएचआर। परंतु जो हार्ट्री इक्वेशन आप देखेंगे, इसमें हम इन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को तो कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। यानी क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन पहले मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें मालूम होगा तभी यूएचआर हमें मालूम होगा। तो इसका मतलब जो चीज हम निकालना चाहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एप्सिलॉन आई, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, परंतु वो हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम हार्ट्री का जो पोटेंशियल है यूएचआर, तभी हमें ये निकाल सकते हैं, तभी हम ये निकाल सकते हैं। यानी अननोन को निकालने के लिए अननोन पहले पता होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट ये एक इक्वेशन नहीं है, मैंने पहले कहा ये आपकी एन नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे कहा कि इसको अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन में एक नंबर डेंसिटी का गैस लेंगे, वी विल गैस इट। हाँ, हम एक गैस करेंगे कि कैसा नंबर डेंसिटी इस सिस्टम का होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट गैस आप क्या ले सकते हैं, आप एक पीरियोडिक नंबर डेंसिटी से ले सकते हैं, क्योंकि आपका क्रिस्टल है तो जे इसका जो नंबर डेंसिटी है दैट शुड बी पीरियोडिक। तो आपने एन आर के लिए एक गैस लिया। तो द फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज वी टेक ए गैस फॉर दिस नंबर डेंसिटी। इस गैस को यहां यूज करके वी कैलकुलेट दिस इंटीग्रल एंड हेंस वी कैलकुलेट दिस हार्ट्री पोटेंशियल UHR। ये पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया, परंतु गैस है ये। So we start with the guess for number density and calculate the Hartree potential. So use that Hartree potential here. And then what we do, we solve this Hartree equation for the single electron orbitals psi IR and the corresponding energies epsilon I. So now we have solved it for single electron orbitals psi IR। परंतु इन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को वापस देखेंगे हम, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से हम ऐसा रिलेशन यूज करके आप नंबर डेंसिटी नया निकाल सकते हैं। उस नया नंबर डेंसिटी को यहां यूज करें और उसको यूज करके आपने नया हार्ट्री पोटेंशियल निकाल लिया। और फिर आपने देखा कि एक तो आपने गैस वाला नंबर डेंसिटी लिया था जो कि यहां लिया था, और अब आपने गैस वाला नंबर डेंसिटी यूज करके हार्ट्री इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आ गए।
इन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को यूज करके नया नंबर डेंसिटी निकाला आपने। तो अब आपको देखना है कि जो नया नंबर डेंसिटी निकाला और आपने जो गेस दिया था नंबर डेंसिटी, उससे ये कितना डिफर करता है। अगर तो ये डिफर करता है तो हम क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू। हम क्या करेंगे, अगर ये नया नंबर डेंसिटी अभी निकाला आपने, इसको सॉल्व करने के बाद अगर वो नंबर डेंसिटी गैस वाला नंबर डेंसिटी से डिफर करता है तो हम क्या करेंगे, हम जो नया नंबर डेंसिटी आया है उसको यूज करके फिर हार्टरी पोटेंशियल निकालेंगे और फिर हार्टरी पोटेंशियल को यहां यूज करेंगे। हार्टरी पोटेंशियल को यहां यूज किया, फिर आपको नए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स मिल गए। इन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को यूज करके फिर नया नंबर डेंसिटी निकालेंगे। अब ये जो नया नंबर डेंसिटी निकाला, ये जो इससे प्रीवियस जो स्टेप था सॉल्यूशन का, उसका नंबर डेंसिटी था, उससे कितना डिफर करता है। अगर डिफर करता है वी विल कंटिन्यू। तो इस कैलकुलेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका किसी एक स्टेज पे जो नंबर डेंसिटी आया, वो जो आपका पहली इससे प्रीवियस जो स्टेज थी उसके नंबर डेंसिटी से हमने एक डिफरेंस का क्राइटेरिया रख लिया कि अगर दोनों में जो डिफरेंस है, लेट अस से 10⁻⁻⁶ का हमने रख लिया कि किसी एक स्टेप के ऊपर जो नंबर डेंसिटी आ रही है वो अगर अपने जो प्रीवियस स्टेप है उस दोनों के बीच में जो नंबर डेंसिटी का डिफरेंस है एट ऑल आर, अगर वो नंबर डेंसिटी का डिफरेंस लेस देन 10⁻⁻⁶ है, ये क्राइटेरिया हम रखेंगे। अगर वो डिफरेंस लेट अस से 10⁻⁻⁶ से कम है तो हम कहेंगे हमारे पास जो इनपुट आप दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है, यानी जो अप्रोक्सीमेटली तो हम कहेंगे हमारा सोल्यूशन सेल्फ कंसिस्टेंट सोल्यूशन आ गया है। यानी इक्वेशन जो हमारी सेल्फ कंसिस्टेंट है, जो आप इनपुट दे रहे हैं डेंसिटी का, उससे आप सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं और उन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को यूज करके आप जो है नया डेंसिटी निकाल रहे हैं, और दोनों में डिफरेंस जो है, जो हमने एक कंडीशन चूज किया लेट अस से 10⁻⁻⁶ उससे कम है, तो हमने कहा हमारा सोल्यूशन आ गया है, हमारा सोल्यूशन आ गया है। ये जो क्राइटेरिया हम कह रहे हैं 10⁻⁻⁶, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया हम चूज कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टिंग द सेल्फ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो इसको हम टॉलरेंस भी कहते हैं। तो वो यूजर है वो सिलेक्ट करेगा कि हमें कितना टॉलरेंस जो है चाहिए, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶, यानी हर आर के ऊपर जो आपका नंबर डेंसिटी है, जो वो किसी लेटर से इसके लिए आपको 25 स्टेप लगे, 25 बार हार्टरी इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा, तो इसका मतलब जो 25वीं स्टेज है उसके ऊपर जो नंबर डेंसिटी आई, जो 24वीं स्टेज थी उसकी जो नंबर डेंसिटी थी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस था हर आर के ऊपर, वो 10⁻⁻⁶ से कम था। तो ये हमारा सेल्फ कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। इस तरीके से हम करते हैं, एंड दिस हैज टू बी डन ऑन कंप्यूटर। दिस हैज टू बी डन ऑन कंप्यूटर, इसको हाथ से नहीं कर सकते। इन इक्वेशंस को हमें कंप्यूटर का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू राइट ए प्रोग्राम इसको सॉल्व करने के लिए, और उससे हम कर सकते हैं इसको। ओके, दीज कैलकुलेशंस कैन ओनली बी डन न्यूमेरिकली, यानी जो हार्टरी इक्वेशंस हैं दीज कैन ओनली बी सॉल्व्ड न्यूमेरिकली, इनको एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। और उसको कैसे करते हैं उसका एक जो फ्लो चार्ट मैंने यहां पे दिया हुआ है, उसका एक फ्लो चार्ट ऐसा है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। नहीं, जिसने क्वेश्चन पूछा, लड़की ने पूछा था। ओके, तो अगर आप में से वैसे आप मिनिमम कंप्यूटर तो मैं समझता हूँ सभी लोग जानते हैं, आप बीएससी में पढ़ते हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ओके, so now I come to
the physical meaning of this, physical interpretation of unknown Lagrange multiplier. तो इस इक्वेशन के स्ट्रक्चर से हमें लगता है कि इट शुड बी सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एंड इट इज इन फैक्ट द केस. It is in fact the case. Now I will show that this unknown Lagrange multiplier, जो कि हमने एप्सिलॉन आई यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी की है. that has the physical interpretation of single electron energy. So we prove it now. So what we do, we have a system of n electrons. We have a system of n electrons. Solid के अंदर total electrons कितने हैं? n. Okay. Now we consider a situation in which we remove kth electron from the system. हमने इलेक्ट्रॉन्स थे 1 to capital N, और उनमें से हमने जो kth इलेक्ट्रॉन था वो सिस्टम से हटा दिया. ओके. एंड तो यानी अब हमारे पास जो नया सिस्टम आया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n-1. n-1. और क्योंकि हम बल्क सिस्टम से डील कर रहे हैं तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हटाने से, यानी जिस सिस्टम में n-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए जो हमारे पास हार्ट्री इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आते हैं सोल्यूशन करने के बाद उनमें कोई चेंज नहीं आता. दिस इज ए रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बहुत ज्यादा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एनॉर्मस है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर. एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो हमने कहा कि जो सिस्टम है जिसमें n-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए जब हम हार्ट्री इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आएंगे उनका जो सेट है वो सेम है जो कि n जिस सिस्टम में पार्टिकल्स थे उसके लिए था. तो अब हम क्या करते हैं कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तब टोटल एनर्जी क्या है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स n-1 है तब टोटल एनर्जी कितनी है? तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मालूम है, जहां पे है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी. तो इसमें जब n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी एनर्जी तो हमारे पास है ही है. तो I का जो रेंज होगा यहाँ पे 1 to n होगा, यहाँ भी स्मॉल i फ्रॉम 1 to n होगा, और यहाँ पे भी जो टर्म है I will be from 1 to n and j will be from 1 to n, and with the condition that I not equal to j. और जब आपके n-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब क्या होगा? हमने ये पहले कहा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स चाहे आपके n इलेक्ट्रॉन्स हैं या n-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेम रहते हैं. तो इसका मतलब हमें टोटल एनर्जी अगर निकालनी है किस सिस्टम के लिए जिसमें n-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? जब हम सम लेंगे तो सम जो है नेचुरली n-1 इलेक्ट्रॉन्स पे होगा. तो हमने कहा कि हमने kth इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो इसका मतलब इस टर्म में जो I इक्वल टू k टर्म है दैट टर्म विल नॉट बी देयर. दैट टर्म विल नॉट बी देयर. सिमिलरली इस सेकंड इक्वेशन में जो स्मॉल I इज इक्वल टू k टर्म है वो दैट टर्म विल नॉट बी देयर. सिमिलरली इन द थर्ड टर्म I इक्वल टू k या j इक्वल टू k वाली टर्म नहीं होगी. तो इन टर्म्स को छोड़ दें, दैट विल गिव मी total energy for a system in which I have removed the kth electron. So I can write that. That is what I have written here. You can see E is the ground state energy for the system in which I have removed the kth electron from the system, so that the total number of electrons is n-1. तो देखिए हमने I not equal to k, इसमें जो kth टर्म थी वो छोड़ दी. सिमिलरली सेकंड में भी हमने जो kth टर्म थी छोड़ दी, और थर्ड में भी I नॉट इक्वल टू j, एंड I भी k के बराबर नहीं हो सकता, j भी k के बराबर नहीं हो सकता. तो दैट इज, दिस गिव्स मी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन विच देयर आर इन टोटल n-1 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर आप ये k वाली टर्म इंक्लूड कर लें, सारी टर्म इंक्लूड कर लें, दैट विल गिव मी the energy for the system in which I have n electrons.
Now I take the difference. I take the difference between the two energies, En minus En minus वन. जब आप डिफरेंस लेंगे, En में तो सारी टर्म्स हैं, En माइनस वन में केस टर्म नहीं है. तो जब इनको टर्म वाइज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो En वाले में तो केस टर्म थी, इसमें नहीं है. दैट टर्म विल रिमेन, दैट टर्म विल रिमेन देयरफॉर. ओके. एंड सिमिलरली सेकेंड टर्म में जब En का एक्सप्रेशन था उसमें तो सारी टर्म्स थी स्मॉल आई वाली, परंतु En माइनस वन में kth टर्म नहीं है. तो इसका मतलब सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ kth टर्म सर्वाइव करेगी. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. ओके, kth टर्म. So summation over this thing, only kth term is left. And now we come to the third term. We come to the third term. अब हमारे पास जो थर्ड टर्म है, जो En का एक्सप्रेशन था उसमें I was not equal to J, परंतु I K के बराबर हो सकता था और J भी K के बराबर हो सकता था. ओके. परंतु जो En माइनस वन का एक्सप्रेशन है उसमें I नॉट इक्वल टू J, परंतु I K के बराबर नहीं हो सकता और J भी K के बराबर नहीं हो सकता. तो हमारे पास ऐसी दो टर्म्स आएंगी जो कि En में जब आप En में ऐसी टर्म में से J टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे कि दो टर्म्स आपकी एक्स्ट्रा होंगी En में. एंड दोज टू टर्म्स आई हैव रिटन हियर. And that corresponds to वो आपका I जो नॉट इक्वल टू K, एक टर्म वो होगी और एक होगी J नॉट इक्वल टू K. तो उन दोनों टर्म को कंबाइन करके हमारे पास एक टर्म बन जाती है. वो दोनों सेम आती हैं, आप करके देख सकते हैं. तभी इसमें से जो फैक्टर ऑफ ई स्क्वायर बाई टू, तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं और दोनों टर्म्स सेम आती हैं. अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये क्या है. अगर आप इक्वेशन 12 में जाएं, इक्वेशन 12 में जहां से आप एप्सिलॉन आई निकालें. एप्सिलॉन आई कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन आई? यू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विद साई आई स्टार आर आई एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर आई. आप ये काम करें, आप जहां से इसके दोनों ओर साई आई स्टार आर आई से मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई करते हैं, यहां आ जाएगा साई आई स्टार आर आई. फिर आप डी आर आई पे इंटीग्रेट कर दीजिए, डी आर आई. एंड दिस यू डू फॉर दिस टर्म आल्सो, फॉर दिस टर्म आल्सो. तो आप कंपेयर करेंगे, यहां से जो एप्सिलॉन आई आया, आप आई की जगह के ले लीजिए. यहां से जो एप्सिलॉन के आया, आप आई की जगह वेरिएबल जहां के ले लीजिए. तो यहां से जो एप्सिलॉन के आया उसका एक्सप्रेशन और ये जो अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला है जे वाला, दैट इज द सेम. सो दैट मीन्स, क्योंकि कायदे से आपका जो जिस सिस्टम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे सिस्टम में n माइनस वन इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस लेंगे तो वी शुड गेट एनर्जी ऑफ द kth इलेक्ट्रॉन. तो जो एनर्जी ऑफ द kth इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे, दैट एक्सप्रेशन इज द सेम as if I obtain from here epsilon k by multiplying psi I star on both sides and integrating with respect to Ri. So that means this epsilon I has the physical meaning of the energy of the single electron orbital, energy of the single electron orbital. So hence now we have shown that the unknown Lagrange multiplier जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया, उसका जो फिजिकल मीनिंग है सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी का था. इसलिए हमने जान के जहां पे जो नोटेशन रखी थी इसकी एप्सिलॉन कहा था, इसको हमने एप्सिलॉन कहा था. सो विद दिस वी आवर डिस्कशन ऑन हार्ट्री अप्रोच इज कंप्लीट. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चन that what we have not included in the Hartree approach. क्या अब हम देखेंगे बेसिकली हार्ट्री अप्रोच आपका एक अप्रॉक्सीमेट अप्रोच है. वो आप अप्रॉक्सीमेशन जहां से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड विद ए ट्रायल वेव फंक्शन. हमने एक ट्रायल वेव फंक्शन से शुरू किया है.
ट्रायल वेव फंक्शन से शुरू किया है। तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में देखा होगा कि जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है उसमें आप एक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट ट्रायल फंक्शंस यूज करें तो आपके डिफरेंट आंसर्स आएंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए। तभी हम कहते हैं कि वेरिएशनल प्रिंसिपल से हम सिर्फ अपर बाउंड निकाल सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी का। हाँ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ट्रायल फंक्शन। तो इसका मतलब हमें ये एग्जामिन करना होगा यहाँ पे कि हमारा जो ट्रायल वेव फंक्शन है जे जे इसमें इसकी फॉर्म क्या है, क्या कुछ जो फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को क्या जो ट्रायल वेव फंक्शन मीट करता है नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं हार्ट्री अप्रोच की, और उनमें से हम एक ड्रॉबैक को एड्रेस करेंगे एंड दैट विल लीड अस टू another approach, and that is known as Hartree-Fock approach. That is known as Hartree-Fock approach. So with this uh, I I I stop. तो आप